Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोग को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 3, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक. जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियस पार्ट में पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक. अगर आपने नहीं देखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप प्लीज़ इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. यहाँ आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं. उसमें आप चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं. राइट, तो इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें. और हाँ, सबसे मेन पार्ट नंबर 1 जरूर देखें ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए एक्सरसाइज 5.1 के बारे में, क्योंकि 5.1 के अंदर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट डिस्कस किया गया. राइट, और हाँ, एक और चीज, आपके अगर कोई भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, तो क्लास 9 to 12 मैथ्स आपको कंप्लीट मिलने वाली है मैथ नर्ड के ऊपर. तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं आज की क्लास में. देखिए, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे, जो हमें इस एक्सरसाइज में काम आएंगे. अब हम कंटिन्यू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन 11 की हम बात करते हैं, तो हमें क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. देखो कौन से नंबर की टर्म 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से. तो सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम बनाना सीख लें, पर कौन से नंबर की टर्म तो हम उसे अज्यूम कर लें. तो आपको जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन मिलता है, राइट, कौन से नंबर की टर्म, तो आपको ये पता होना चाहिए विच टर्म की बात हो रही है. तो सबसे पहले आप उसे nth टर्म अज्यूम कर लें. राइट, तो जैसे मैं यहां पे बोलता हूं, लेट nth टर्म विल बी दैट टर्म. विच टर्म बोल रहा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी. ठीक है, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी भी लिख सकते हो आप इसको चाहो तो. लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी, nth टर्म ऑफ दिस एपी. हम जो आप मिसिंग टर्म जिसको आप फाइंड कर रहे हो, वो nth टर्म है मेरी, मतलब आपको n निकालना है. राइट, तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं. विच टर्म ऑफ दिस एपी, तो अपने को पता ही है विच टर्म, nth टर्म, तो आप लिखो nth टर्म ऑफ दिस एपी. इज वॉज विल बी बिकम्स. ध्यान रख लेना, मैंने चैप्टर 3 में भी ये चीजें बताई थी. इज वॉज विल बी बिकम्स, जब भी ये कीवर्ड मिल जाए इसका मतलब होता है इक्वल्स टू. तो विच टर्म की बात शुरू हुई थी, बीच में आ गया इक्वल्स टू. आगे क्या लिखा है, 132 मोर. अब देखो, जब भी हमने स्टेटमेंट शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं, विल बी आया मतलब इक्वल्स टू आ गया. अब जो भी काम होगा सारा राइट हैंड साइड में होगा. एलएचएस में कुछ भी नहीं करोगे अब आप, एलएचएस स्टॉप हो चुकी है इक्वल्स टू के बाद. ठीक है, अब 132 मोर मतलब आपको राइट हैंड साइड में 132 ऐड करना है. किससे 132 मोर, देन इट्स 54th टर्म, मतलब ए 54 से 132 मोर है. अब आप जब भी एपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कॉमन डिफरेंस ए डी ये सब चाहिए. तो यहां से इस एपी से अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म ए कितना है 3, डी कितना है 15 माइनस 3 दैट इज 12. ये दो चीजें हमें पता चल गई, और कुछ पता नहीं चल सकता सर. ठीक है, अब यहां वैल्यू पुट कर दें. nth टर्म को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54th टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 53d और ये 132. याद होगा आपको ये चीज. जैसे 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 9d, तो 54 टर्म को हम क्या लेंगे, a प्लस 53d. अब आप बोलोगे सर a और d की वैल्यू पुट कर दें. मैं बोलूंगा a की वैल्यू पुट मत करना, क्योंकि a डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है. देखो, प्लस का a इधर है, प्लस का a इधर है, कैंसिल आउट हो गया. वैल्यू पुट करोगे तो भी यही बात होगी, क्योंकि 3 इधर है, 3 इधर है, कैंसिल आउट होगा. तो क्यों ना उसको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लें. अब वैल्यू पुट करते हैं अपन. n माइनस 1 को लिखो n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 12 इक्वल्स टू 53d, तो 53 इंटू 12 प्लस 132. अब देखो, पहले इधर का सॉल्यूशन कर लो. आपको पता है बॉड मास रूल क्या बोलता है, कि आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो डमास रूल, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो पहले मल्टीप्लाई करो,
53 इंटू 12 को मल्टीप्लाई कर दो, और ये आप चाहो तो ब्रैकेट ब्रेक कर दो, इसका आपकी चॉइस है। कई बच्चे बोलते हैं सर आप पहले इसको सॉल्व करके डिवाइड करना 12 से, तो भी कर सकते हो, कॉमन फैक्टर है। कई बच्चे बोलते हैं ब्रैकेट ब्रेक करो, मैं ब्रैकेट ब्रेक कर लेता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं हर बार, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 132 अलग से रखना, 12 3 जा 36, 6 कैरी 3, ठीक है, 12 5 जा 60 प्लस 3 63, बात समझ में आ गई। और वैसे देखो 12 5 जा 60, 600 प्लस 36। अब ये जो है इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर इसको उधर सबट्रैक्ट को एडिशन में भेज देंगे। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये गया 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, ठीक है, और 7। अब ये 12 जो है अपन एडिशन में उधर भेज दें, तो 7 6 8 प्लस 12 हो गया, और इधर हो गया 12n। अब इन दोनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास क्या आया, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। अब ये कितना हो गया 8 और ये 7। अब ये क्या हो गया 12n, तो n की वैल्यू क्या होगी 780 डिवाइड बाय 12, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, रिमाइंडर बचा 6, 12 5 जा 60, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 65। मतलब 65th नंबर की जो टर्म होगी, अगर आप यहां पे निकालते हो A65, तो आप A65 इक्वल टू A54 प्लस 132 के बराबर होगा। A65 जो होगा वो A54 प्लस 132 के बराबर होगा। क्लियर है बात, समझ आई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखेंगे तो देखो, मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बस इसकी लैंग्वेज को समझना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मैं कहता हूं बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, हमारे लिए मजा है और लोगों की सजा है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो देखो, इस क्वेश्चन में मैं अगर देखूं तो हमारे पास क्या दे रखा है, 2 APs, 2 AP है, हैव सेम कॉमन डिफरेंस। देखो 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, AP1 और एक है AP2, फर्स्ट AP और सेकंड AP। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ये दोनों का सेम है D। इसका भी कॉमन डिफरेंस आप ले लो, यहां भी कॉमन डिफरेंस क्या है D, ये मान लो, ठीक है। अब 2 AP हैं तो अलग अलग AP तो हो सकती हैं, ठीक है, AP अलग अलग है, डिफरेंस सेम है। डिफरेंस क्या है, सेम। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस AP को आप नाम दे दो A1, A2, A3 सो ऑन AN, ऐसे चल रही है। इस AP को आप नाम दे दो B1, B2, B3 सो ऑन BN। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब देखो, अब यहां से ट्विस्ट आएगा। 2 APs have the same common difference and the difference of their 100th term is 100। मतलब इसकी 100 नंबर की टर्म और इसकी 100 नंबर की टर्म का डिफरेंस जो है, डिफरेंस इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, अगर आप इसको ग्रेटर लेके चल रहे हो इस AP को, तो इसमें से इसको माइनस करोगे 100 आएगा, या इसको इसमें से माइनस करोगे 100 आएगा। डिफरेंस मतलब उनके बीच में गैप 100 का है। आप बड़ा और छोटा नहीं बता सकते अभी, ठीक है, गैप 100 का लेके चल। तो हम मान के चलते हैं फर्स्ट AP बड़ी चल रही है अपनी, राइट। इसकी फर्स्ट टर्म को आप मान लो A1, A2, A3 ये फर्स्ट टर्म वगैरह हो गई, इसकी फर्स्ट टर्म ये होगी, बात समझ आ गई। इसकी फर्स्ट टर्म को ले लो A, लेट फर्स्ट टर्म इज A, और इसकी फर्स्ट टर्म जो है सेकेंड AP की, इसको आप ले लो स्मॉल b, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब एक बात समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले AP की 100 टर्म, द डिफरेंस ऑफ 100 टर्म इज 100, मतलब A100 माइनस B100, इसकी वैल्यू जो है
100 दे रखी है, तो इसको सॉल्व करते हैं ताकि एक रिलेशन निकल जाए। समझ आई बात? ए 100 को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस, इसकी फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट एपी की 99D, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस तो क्या है, डी है सर, दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है सर, माइनस यहां पे अपने पास क्या है, बी प्लस 99D, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, बी, तो बी प्लस 99D इक्वल टू 100 आ गया। अब ब्रैकेट ब्रेक कर दो एक बार, ए प्लस 99D माइनस बी माइनस 99D, ये भी हमारे पास आ गया 100। अब एक चीज आप अच्छे से देखो, 99D और 99D कैंसिल आउट हो गया सर, तो ये बच गया a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया जाए, दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात क्या आती है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर थाउजेंड्स टर्म, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन आपसे फाइंड करवा रहा है a 1000 माइनस b 1000। देखो अगर दो एपी में 100th नंबर की टर्म का डिफरेंस 100 है, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा, फिर आप चाहे 1000 नंबर की टर्म निकालो, 10,000 नंबर की टर्म निकालो, उनके बीच में डिफरेंस भी सेम ही रहेगा, बट हमें शो करना पड़ेगा सर, स्टेटमेंट में थोड़ी जाएगा। तो यहां हमने लिखा a 1000 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 999D, यहां पे हम क्या लिखेंगे, b प्लस 999D, लिख दिया। अब क्या किया जाए सर, अब वही किया जाए, ब्रैकेट ब्रेक किया जाए, तो ब्रैकेट जैसे ही ब्रेक किया जाए तो ये 999D एज इट इज, और ये माइनस बी माइनस 999D एज इट इज। अब क्या किया जाए सर, अब वही जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट किया जाए, कैंसिल आउट हो गई, फाइनल वैल्यू यहां से क्या बची, a माइनस बी। अब एक बात बताओ, यहां पे मेरे पास आंसर आ रहा है a माइनस बी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में आंसर निकाल सकता हूं, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 100 ही आएगी, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आएगी ये बात। कहां से आएगी ये बात, इक्वेशन नंबर 1 से, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन 1 को रेफर करूं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रही है, a माइनस बी इक्वल टू 100, तो मेरा यहां पे आंसर क्या गया, a माइनस बी, तो आपका a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, 100। सो डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म विल बी ऑल्सो 100। आपको चाहे 1000 नंबर की टर्म बोल दे, चाहे 10,000 नंबर की टर्म बोल दे, चाहे आपको 100,000 बोल दे, कुछ भी बोले, 1 लाख नंबर की टर्म बोल दे, आपका डिफरेंस वही रहेगा। बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो यहां पे देखो, अगर आप एक बचपन वाले तरीके से जाओगे तो आप गलती करने के चांसेस पूरे पूरे करके आओगे, लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकली दिमाग लगा के काम करोगे तो आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उससे आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप कभी घबराओगे नहीं। समझ आई बात? अब देखो, सबसे पहली चीज आपको यहां पे 2 एपी बनेगी। कितनी एपी बनेंगी? 2। एक तो वो होगी जो 3 डिजिट नंबर्स की होगी, द एपी ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, और दूसरी एपी बनेगी द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले मैं एपी लिखता हूं, एपी ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। देखो मैंने 3 डिजिट नंबर्स को सीक्वेंस में लिख दिया। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा सर? 100, फिर 101, 102, सो ऑन, सबसे बड़ा लास्ट में जाएगा 999। बात समझना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, इस एपी के अंदर जितने भी नंबर हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है सर, क्योंकि इसमें सर कुछ नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल ही नहीं है, तो उनकी फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब मुझे वो सारे नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर 7 से डिविजिबल, बच्चे क्या करते हैं, सर 100 को डिवाइड करके देखता हूं, सर डिवाइड नहीं हो रहा, सर 101 को डिवाइड करके देखता हूं, 102 को करता हूं, 103 को करता हूं, 104 को करता हूं। ऐसी अप्रोच नहीं करनी है। तो क्या किया जाए सर? तो देखो, सबसे पहले आप जब भी एपी जहां से शुरू हो रही है उस नंबर की बात कर रहे हो, तो आप सबसे पहले 100 को डिवाइड करो 7 से। ध्यान से समझना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से आपने डिवाइड किया 100 को,
ठीक है, 100 को आपने 7 से डिवाइड किया, 7 वन जा 7, रिमाइंडर बचा 3, 30, 7 4 जा 28, कितना बचा रिमाइंडर 2 बचा। अब जो ये मेरा रिमाइंडर है 2, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिमाइंडर को हम अगर जो ओरिजिनल नंबर है मेरा डिविडेंड 100 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं सर तो 98 बन जाएगा, और 98 सर 7 से डिवाइड होता है। लेकिन मैं बोलूंगा बेटा 98 2 डिजिट का नंबर हो गया। देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप रिमाइंडर को 100 में सब्ट्रैक्ट करा दो, या तो आप 7 से ये नंबर कब डिविजिबल होता कंप्लीट, जब यहां पे 0 आ जाता। क्या आ जाता 0। मतलब अगर मैं यहां पे 2 सब्ट्रैक्ट यहां करवा दूं और 2 यहां सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो बन गया 98, बट सर नंबर तो 2 डिजिट का हो गया, तो मुझे नंबर 3 डिजिट का बनाना है। मतलब 100 से तो बड़ा ही नंबर होगा, छोटा तो नहीं हो सकता। उस केस में मैं क्या करूंगा, रिवर्स अप्रोच फॉलो करूंगा। रिवर्स अप्रोच कैसे, देखो एक बात बताओ, अगर ये रिमाइंडर यहां पे 2 है तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। यहां पे रिमाइंडर क्या होना चाहिए था जो 7 से डिवाइड होता। अगर यहां पे 2 की जगह 7 होता तो क्या 7 7 को डिवाइड करता है? हाँ। तो एक बात बताओ, 2 में मैं कितना ऐड करूं कि ये 7 से डिवाइड हो जाए? 5। 2 में अगर मैं, जो मेरा रिमाइंडर 2 है, अगर यहां पे रिमाइंडर में मैं 5 और ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा 7, और 7 7 से डिवाइड होता है। हाँ, तो आपने 5 अगर यहां ऐड किया रिमाइंडर में तो 5 यहां भी तो ऐड करो। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट नंबर है वो बन गया 105। कितना बन गया 105। ये प्रोसेस है फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो यहां पे मैं एक वर्ड लिखूंगा एपी ऑफ, को व्हाइट कलर से लिखते हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। एपी ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। मतलब ये वो एपी है 3 डिजिट नंबर्स की जो 7 से डिविजिबल है, या वो सारे नंबर आएंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहला नंबर मैंने क्या बोला आपको 105। अगर पहला नंबर 105 है तो दूसरा नंबर क्या हुआ 7 ऐड कर दो 112, सो ऑन। बट मुझे इसमें आगे नंबर्स नहीं चाहिए, क्योंकि मैं और नंबर्स क्या करूंगा, मुझे लास्ट नंबर चाहिए सिर्फ ए एन, जिसको हम क्या बोलते हैं ए एन, लास्ट वैल्यू इज कॉल्ड nth टर्म। अब यहां पे कैसे किया जाए सर? तो देखो अभी मैंने क्या आपको सिखाया था, जो नंबर मेरा फर्स्ट हो उसको 7 से डिवाइड करो, फर्स्ट नंबर को भी 7 से डिवाइड करना है तो लास्ट को भी 7 से डिवाइड करना है। तो कैसे करना है, देखो आप यहां पे लिख दो, आप यहां पे लिख दो 7 से डिवाइड कर दो किसको 999 को। जैसे आपने 7 से डिवाइड किया 999 को, स्टार्ट करें 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 2 29, 7 4 जा 28। देखो मुझे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर नंबर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे रिमाइंडर से मतलब है, ध्यान रखना। 7 4 जा 28 बचा 1, फिर 9 ड्रॉप हुआ, 7 2 जा 14, कितना बचा 5, कितना बचा रिमाइंडर। अब आप में से एक बच्चा बोला सर इसमें भी 2 ऐड कर दो तो कितना बन गया 7, 7 7 से डिवाइड होता है, यहां भी 2 ऐड कर दो। बेटा अगर मैं यहां पे 2 ऐड कर दूंगा तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा 1001। तो जब भी बड़े नंबर की बात होगी तो आप करोगे सब्ट्रैक्ट, जब भी लास्ट वैल्यू की बात होगी तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, और जब भी फर्स्ट वैल्यू की बात होगी तो क्या करोगे ऐड। तो एडिशन वाला प्रोसेस होता है फर्स्ट नंबर में और सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस होता है लास्ट नंबर में। तो आपको यहां पे इसको क्या बनाना है, देखो ये नंबर यहां तो 7 बन जाए या 0 बन जाए, 0 भी 7 से डिवाइड होता है और 7 भी 7 से डिवाइड होता है। तो उस केस में मुझे बोला गया कि यहां पे आप इसको 5 ऐड ना करके आप यहां पे 5 सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाए। अगर 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पे रिमाइंडर 0 बना दूं तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा 5 सब्ट्रैक्ट। अगर मैं 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे मेन नंबर में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। मतलब मेरा एक्चुअल नंबर जो बन के आएगा दैट इज 994। क्या आएगा 994। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो होगा जो 7 से डिविजिबल है दैट इज 999। तो 994 999 नहीं होगा, क्या होगा 994। 999 माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 994 इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। ये हमें 5th 6th में सिखाया जाता था, राइट। अब देखो याद नहीं है सर बस। अब देखो अब ये मेरी एपी बन गई जो 7 से डिविजिबल नंबर्स की है। तो ए फर्स्ट टर्म मेरी क्या होगी 105, कॉमन डिफरेंस डी, डी वही होगा जो मेरा डिवाइजर है, और वैसे भी आप देख लो गैप 7।
ठीक है, और ए एन जो लास्ट वैल्यू है मेरी वो 994 है, और मुझे निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स एन, एन मेरा मिसिंग है, तो हम वही काम कर लें, यहां लिख दें ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू मुझे दे रखी है तो मैं पुट कर दूंगा, कितनी है 994 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 7। अब देखो पहले मैं एडिशन को उधर ले जाऊं, और आप चाहते हो ब्रैकेट ब्रेक करके, आप चाहते हो बिना ब्रैकेट ब्रेक करके, तो मैं 105 को उधर ले जाता हूं, तो ये 994 माइनस 105, और इधर आप चाहो तो ब्रैकेट ब्रेक कर लो या बिना ब्रैकेट ब्रेक के भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे बोला नहीं सर हम इस बार ब्रैकेट नहीं ब्रेक करके करेंगे, तो चलो बिना ब्रैकेट ब्रेक किए करते हैं इस बार, ठीक है। तो आपने बोला 4 माइनस 5 तो जाता नहीं है, तो 14 माइनस 5 हो गया 9, 8 माइनस 0 इज 8, ठीक है, और 9 माइनस 1 हो गया 8, तो ये क्या हो गया 889, और इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे 889 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 1, 8 में से 7 गया 1, 18 बन गया, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 7 जा 49, तो n माइनस 1, और ये n इधर ही रहेगा, 1 उधर चला जाएगा, तो बन गया n इक्वल्स टू 128। ये मेरी वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखो 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से डिविजिबल वाले नंबर क्या हैं? तो यहां पे हम मल्टीपल ऑफ 4 मतलब वही डिविजिबल बाय 4, तो एपी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय, डिविजिबल या और मल्टीपल बात वही है ना, बाय 4 बिटवीन 10 टू 250। 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं? तो इस केस में आप है ना फर्स्ट नंबर को डिवाइड मत करो, क्योंकि छोटा सा नंबर है और इसमें टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको डिवीजन शो नहीं करना है, यहां टाइम वेस्ट होगा। क्या 10 4 से डिवाइड होता है? नहीं। 11 नहीं। 12 हाँ, तो पहला नंबर हो गया 12, दूसरा नंबर हो गया 16, क्योंकि 13 14 15 होता नहीं है, 4 का डिफरेंस वैसे होगा, सो ऑन। अब लास्ट नंबर है 250। 250 में आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो कौन सा, 250 आपने यहां लिखा, 250 को आपने डिवाइड किया किससे? 4 से। 4 6 जा 24, बचा 1 10, 4 2 जा 8, बचा 2। अब ये रिमाइंडर, मैंने बोला था लार्जेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। छोटे नंबर में करते हैं प्लस। जैसे आप 10 को 4 से डिवाइड करते हो तो कुछ नंबर ऐड होता, लेकिन जैसे आप लास्ट नंबर की बात करते हो तो उसमें से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट होगा मतलब 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां भी क्या होगा? 2 सब्ट्रैक्ट होगा। तो कितना हो गया लार्जेस्ट नंबर? 248। बात समझ आई? अब ए की वैल्यू कितनी है सर? वही 12। डी कितना है? 4, क्योंकि 16 माइनस 12 इज 4। ए एन कितना है? 248। एन कितना है सर? पता नहीं है, कोई बात नहीं, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दें। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। इस बार आप चाहो तो ब्रैकेट ब्रेक करके बताए, तो जैसे आप बोलोगे वैसे चलेगा, मतलब दोनों तरीके से, ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे सर मेरे को तो उस तरीके से समझ में आता है, तो आप उस तरीके से समझ लीजिए, कोई इशू नहीं है। 12 इधर सब्ट्रैक्ट कराओ, 248 माइनस 12, जिसको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से। तो अब ब्रैकेट ब्रेक कर दूं ना, यहाँ पे मैं ब्रैकेट भी ब्रेक कर देता हूँ। इस 12 को उधर भेज दिया, ब्रैकेट ब्रेक कर दिया, 4n माइनस 4। किसी को ये तरीका लगता है इजी तो इससे करना, बट मेरे हिसाब से यहाँ कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 236। अब ये माइनस का 4 इधर ले आऊँ, प्लस का 4 बन जाएगा 4n,
240 4n, n equals to 240 by 4, that is 60 नंबर्स। 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, बिटवीन 10 टू 250। क्लियर है ये? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। देखो मेरे पास दो डिफरेंट एपी है, AP1 और AP2, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों की जो nth टर्म है, जो nth पोजीशन पे वैल्यू है वो इक्वल है। तो उस केस में n की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों की nth टर्म सेम है। मैं पहले क्वेश्चन को लिखता हूं। देखो मेरे पास फर्स्ट AP है AP1, ये मेरी AP1, ठीक है। यहां पर एक डिवीजन बना देते हैं ताकि थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम हो जाए। देखो मेरे पास AP1 है, AP1 क्या है? 63, 65, सॉरी 65, 67 सो ऑन चल रहा है, चल रही है, मुझे पता नहीं है। इसमें है nth टर्म है an, मैं इसकी फर्स्ट टर्म को मान लेता हूं a, इसका डिफरेंस d स्मॉल, मैं सारी चीजें स्मॉल में लेके चल रहा हूं, यहाँ पे स्मॉल d, दैट इज 65 माइनस 63, दैट इज 2, ठीक है। और इसकी nth टर्म an है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें n है। सेकेंड AP जो मेरी है AP2, AP नंबर जो मेरी 2 है, इसको अगर मैं नोट करूं यहां पे, तो इस AP के अंदर मेरे पास है 3, 10, 17 सो ऑन। इसको मैं बोल दूं nth टर्म, मतलब इसको BN बोल रहा हूं। इसकी फर्स्ट टर्म है B, इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल D ले लो आप, है ना। इसका या तो आप फर्स्ट टर्म इसकी कैपिटल A ले लो, जैसे आपको ठीक लगे, कैपिटल A ले लो फर्स्ट टर्म, और यहां लिख देना ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये है कॉमन डिफरेंस, ऐसे मेंशन जरूर कर देना कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे भी होगी फर्स्ट टर्म, और यहां पे जो इसका कॉमन डिफरेंस है इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, यहां मैं वो लिख देता हूं कॉमन डिफरेंस। जो इसका कॉमन डिफरेंस है इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल D से, क्योंकि डिनोट तो करना पड़ेगा आपको, वरना D कैपिटल और स्मॉल d ये क्या चल रहा है तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसको आपने बोल दिया क्या? दैट इज 10 माइनस 3 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की ऐसी मैं क्या वैल्यू लूं कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म सेम हो जाए। मतलब इसकी nth टर्म क्या है an और इसकी nth टर्म क्या है bn, मतलब आपको an इक्वल टू bn करना है। आपको दे रखा है an इक्वल टू bn, an इक्वल टू क्या है bn, आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें अगर मैं देखूं nth टर्म इसमें भी है, nth टर्म इसमें भी है, तो इसका फॉर्मूला अगर एक्सपेंड करूं तो मैं क्या बोलूंगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल a, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड वाली AP में कैपिटल A, a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो जिससे हमें क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आता है, क्या? तो ये ध्यान रखना, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म सेम है, an इक्वल टू bn। मान लो ऐसा एग्जाम्पल समझाऊं तो ये देखो ये AP चल रही है थोड़ी सी बड़े नंबर से शुरू हुई बट चल रही है धीरे धीरे। मतलब एक मदर है जो यहाँ अपना फ्रेंड है, वो रास्ते में चल रहा है किस जगह पे और बोल रहा है मैं भाई धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। आप पीछे से तेज तेज चल के आओ तो आप तेज आ रहे हो, देखो 3, 10, 17 तेज तेज चल के आओ, लेकिन जितने स्टेप आप चलोगे उतने स्टेप वो चलेगा और दोनों एक सेम वैल्यू पे मिल जाओगे। मतलब एक सेम वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे nth टर्म पे, जैसे मान लो 105 मिल गई, 85 मिल गई, जो भी मिल गया उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप दोनों मिलोगे, बट उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आपके सेम होने चाहिए, n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बात समझ आएगी? चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपन वैल्यू पुट करते हैं इसमें a की वैल्यू ऊपर से क्या हुई स्मॉल a 63 प्लस n माइनस 1 स्मॉल d 2। अब इसमें ब्रैकेट ब्रेक करके करना होगा, ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना। इधर देखो a की वैल्यू इसमें क्या हुई, इसमें a है 3, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D, कैपिटल D कितना है 7, तो इंटू 7
अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये 63 को एज इट इज लिखो प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखो n बड़ा इधर है तो n वाली वैल्यू यहां ले आए, तो इधर तो लिख दो आप 7n माइनस 2n। ये जो मेरा 2n है इसको मैं यहां ले आया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू सारी यहीं रखते हैं। 63 माइनस 2 पहले से यहां पे था, 3 माइनस का उधर हो जाएगा और 7 प्लस का उधर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा देखो, 63 में से 5 गया, 58 प्लस 7 इक्वल टू 5n। तो 5n इक्वल टू कितना हो गया 65, n इक्वल टू क्या हो गया 65/5, n की वैल्यू आ गई सर 13। कितनी आ गई 13। बात समझ में आ रही है अच्छे से, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हाँ, ये जो कैलकुलेशन है आप किसी भी तरीके से आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, पहले आप ये सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर उधर लाओ, इट्स अप टू यू। जैसे आप इसको करते हो 63 माइनस 2 61, और ये माइनस का 4 इधर था 65, तो भी वही बनता। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा या सब्जेक्टिव मिलेगा तो 2 नंबर का। अब देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी बनानी है आपको जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 16। तो A3 की वैल्यू 16 है, मतलब मैं इसको थोड़ा लिखना चाहूं तो A प्लस 2D की वैल्यू है 16। ठीक है, आगे देखो, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो एक्सीड का मतलब होता है बड़ी है, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से बड़ी है, कितना 12। तो A7 माइनस A5 इक्वल टू कितना है 12। बात समझ में आ गई यहां तक? A7 माइनस A5 इक्वल टू 12 दे रखा है मुझे। तो A7 माइनस A5, A7 क्या होता है A प्लस 5D, सो 6D। आप चाहो तो वैसे मैंने एक तरीका बताया था आपको, प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था, A7 माइनस A5 को मैं लिख सकता हूँ 2D, डायरेक्ट 2D लिख सकता हूँ। बट आप चाहो तो एक काम कर लो, क्या आप इसको लिख दो A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D 12। आप इसको लिख दो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D 12। ठीक है, A से A कट गया, 2D इक्वल्स टू 12, तो D इक्वल्स टू 6। D की वैल्यू 6 हो गई सर। ठीक है, ठीक है सर, D की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने 6 निकाल ली। अब बात आती है सर D आपने 6 निकाल दिया, अब ये D जो है अपन इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर इसमें 1। वैसे आप 2D की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ये 2D इक्वल्स टू 12 यहाँ पे, तो एक वैल्यू 4 आ जाएगी, वैसे भी कर सकते हो। तो A प्लस 2 इंटू 6, बात तो वही हुई सर, बात तो वही हुई। A प्लस 12 इक्वल्स टू 16, A इक्वल्स टू हो गया 4। तो AP मेरी क्या हो जाएगी, AP मेरी होती है फर्स्ट टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना ही बहुत है। A पहली टर्म हो गई 4, 4 में मैंने ऐड किया 6, 4 प्लस 6 10, और थर्ड टर्म तो मेरी वैसे दे रखी थी 16, सो ऑन। तो बन गई मेरी एपी। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। देखो लास्ट से 20th टर्म निकालनी है आपको फ्रॉम द बैक। मतलब एक लाइन खड़ी है, बच्चे खड़े हैं एक लाइन में, आपको बोलूं पीछे से 20 नंबर का बच्चा निकालो, तो क्या आप पहले पूरे बच्चे काउंट करोगे, टोटल लाइन में कितने बच्चे हैं? नहीं, आप क्या करोगे, पीछे जाकर बच्चे की काउंटिंग शुरू करोगे, 1 2 3 4। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आप निकालोगे रिवर्स ऑफ एपी। आपकी जो स्टार्टिंग में एपी थी, आपकी जो एपी थी, एक्चुअल एपी आपकी थी 3 8 13। देखो मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी गलती नहीं होगी। ये आपकी एपी बन गई। आपको क्या करना है, रिवर्स ऑफ एपी निकालना है।
और रिवर्स ऑफ एपी से पहले एक काम करना है। देखो आप अगर यहाँ पे देखो तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है कितने कितने से बढ़ रही है आगे, 3, फिर 5 ऐड किया 8, फिर 5 ऐड किया 13, तो मतलब 253 से पहले 5 पहले 248 होगा यहाँ पे। बिल्कुल सर। अभी मैं देख रहा हूं ये मेरी एपी, एक्चुअल एपी इंक्रीजिंग में है। अगर मैं ऊपर स्टेयर्स पे जा रहा हूं तो ऊपर जा रहा हूं मतलब मेरी जो है हाइट इंक्रीज हो रही है, बट मैं ऊपर से अगर नीचे आऊंगा, रिवर्स रिवर्स मतलब ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो हाइट मेरी क्या होगी, डिक्रीज। तो डी मेरा क्या हो जाएगा उस केस में, नेगेटिव। अगर मेरा यहाँ पे डी पॉजिटिव है तो मैं जैसे एपी को रिवर्स करूंगा डी हो जाएगा मेरा नेगेटिव। उससे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा आप लास्ट टर्म जब भी पूछी जाए, लास्ट से 20th टर्म, लास्ट से 10th टर्म, एपी को रिवर्स कर देना। तो अपन बोलेंगे रिवर्स ऑफ एपी, तो आप इसको बोलोगे रिवर्स ऑफ एपी, इस एपी का रिवर्स कर दो। तो उल्टा करते पहले नंबर में कौन आ गया 253, दूसरे में कौन है 248, सो ऑन। अपनी ये एपी यू चलती जा रही है और अपना ये चल रहा है 13, 8 और 3, ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू देखो, ए मेरा क्या हो गया 253, ठीक है। डी क्या हो गया मेरा, डी हो गया सर मेरा माइनस में, मैंने बोला था ना एपी डिक्रीजिंग में हो जाएगी। अगर पहले 5 था तो अब -5 हो जाएगा, तो डी हो गया मेरा -5, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 20th टर्म, मतलब जब मैं यहां से जा रहा हूं 253, 248 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 20th नंबर की टर्म निकालनी है। तो मुझे निकालनी है A20। A20 क्या होता है, A + 19D होता है सर, बिल्कुल होता है। तो A20 आपने यहां लिखा, A की वैल्यू होगी 253 + 19 इंटू माइनस का 5, 19 5 जा 95, 253, 13 में से 5 माइनस किया, 13 में से 5 माइनस हुआ 8, 14 माइनस 9, ठीक है 5 और ये 158, ठीक है। तो 158 इज दैट वैल्यू जो 20th टर्म है फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द एंड। अब मैंने एपी को उल्टा कर दिया तो एंड से वही, अब एंड को मैंने स्टार्टिंग बना दिया। जब मैं एपी उल्टी कर दूंगा, देखो जब कोई टीचर को मैं बोलूं कि पीछे से 5वें नंबर को उठा के लाओ, तो वो आगे से काउंटिंग नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे बिल्कुल पीछे जाएंगे और पीछे से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो यही सिचुएशन आपको करनी है। बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18th क्वेश्चन अगर मैं देखूं, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो एक एपी है, सॉल्यूशन की बात मैं करता हूं। तो देखो एक एपी है जिसमें 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24। तो A4 प्लस A8 दोनों का सम हो गया 24, ठीक। अब A4 को हम बोलते क्या है, A + 3D। देखो ध्यान रखना, हमेशा एक बार कॉमन फॉर्मूला लिख देना, nth टर्म फॉर्मूला इज an। बोर्ड में हमेशा एक बार कॉमन फॉर्मूला लिख दिया करो टॉप पे, तो ये नंबर नहीं तो कटने के चांस होते हैं। तो हम यहां लिख देंगे वी विल यूज an = a + n - 1 × d। ये बोर्ड में हमेशा ध्यान रखना, नंबर कटते नहीं है तो इस चीज के, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, A8 को क्या लिखेंगे, a + 7d, ये हो गया 24। तो ये हो गया a + 8 2a, 3d + 7d 10d, 24। 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करते a + 5d = 12, कितना हो गया 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बोलो, समझ में आ गया अच्छे से? अब क्या करना है, एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। देखो A6 + A10, 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो कई बार बच्चे इसमें SN का फॉर्मूला लगा देते हैं नेक्स्ट वाली चैप्टर का। तो देखो सम ऑफ लिखा है, सम किसका, 6th टर्म, तो 6th जहां पे TH आ जाए तो 6th टर्म बोला है,
6 टर्म्स नहीं बोला है, सिक्स्थ टर्म मतलब A6, समझाई बात। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो इसमें क्या लिखूंगा, a प्लस 5d, और ये हो गया a प्लस 9d, 44 हो गया ये, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। तो यहां भी डिवाइड बाय 2 कर दूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको नाम। अब देखो यहां बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है अपनी, बहुत ही बढ़िया सिचुएशन बन रही है। बहुत ही बढ़िया सिचुएशन बन रही है। क्या सिचुएशन बन रही है देखो, इसको हम यहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहीं लिख देते हैं। बहुत ही बढ़िया सिचुएशन बन रही है। क्या, दो इक्वेशन अपनी बन रही है, इक्वेशन 1 और 2। हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरी, a प्लस 7d 22, इक्वेशन 2 होगी। 1 क्या है मेरी, a प्लस 5d कितना है 12। जैसे मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया साइन चेंज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ओरिजिनल साइन था प्लस, प्लस का बन गया माइनस, यहाँ था प्लस, प्लस का बन गया माइनस, यहाँ भी कोई साइन नहीं था मतलब प्लस, प्लस का बन गया माइनस। ए से ए हमने कैंसिल आउट कर दिया, राइट। 7d माइनस 5d कितना हो गया 2d, और 22 माइनस 12 कितना हो गया 10, तो d कितना हो गया 5, d हो गया 5। अब पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू 5 पुट कर दूं, तो इक्वेशन 1 में मेरा क्या है, a प्लस 5d है, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू है 12, a प्लस 25 है मेरा 12, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 13, फिर 12 माइनस 25 माइनस का 13 हो जाएगी। देखो वैसे आप देखो माइनस 13, फिर आप 5 ऐड करोगे, फिर हो गया माइनस 8, फिर आप 5 ऐड करोगे, माइनस 3, फिर आप 5 ऐड करोगे 2, फिर आप 5 ऐड करोगे, सो ऑन, ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जाएगी, राइट। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स। पहली टर्म मेरी क्या हो जाएगी माइनस 13, दूसरी टर्म इसमें 5 ऐड करो कितना हो गया माइनस 8, तीसरी टर्म माइनस का 3, चौथी टर्म हो जाएगी, वैसे पूछा नहीं है बट अगर चेक करें 2, फिर 7 और फिर 12। तो देखो 6th नंबर की टर्म 12 ही तो है ये रही। आगे तो अपने को 3 टर्म्स पूछिए तो हम 3 ही बताएंगे, वैसे क्यों अपन ज़्यादा निकालें। फिर हम हो सकता है ज़्यादा टर्म्स निकालने के चक्कर में हमने कुछ गलती कर दी, तो 4th टर्म हो सकता है हमने गलत निकाल दी, तो इस केस में बेटर है कि आप फर्स्ट 3 टर्म्स बोला था, फर्स्ट 3 टर्म्स ही निकालें। क्लियर है बात। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं 19th क्वेश्चन। शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of 200 rupees each year। देखो माल 1995 में सुबारो को 5,000 रुपये मंथली सैलरी मिलती थी, हर साल उसके 200 रुपये बढ़ रहे थे। कौन से साल में उसकी, इन विच ईयर डिड ही हिज इनकम रीचेस टू 7,000। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी 5,000 और लास्ट में उसकी सैलरी थी 7,000, तो डिफरेंस हो गया सर को टोटल 2,000 रुपये बढ़ गए और हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 10 साल में हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि आप जब ये करते हो तो आप फर्स्ट और लास्ट दोनों ईयर्स को कैंसिल कर देते हो। होता क्या है, पहले साल में जो सैलरी थी वो कभी बढ़ती नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर तो मेरी सैलरी बढ़ेगी ना। जब मैं 95 से 96 में जाऊंगा सैलरी बढ़ेगी, तो हमेशा हम लोग एक साल पीछे चले जाते हैं इस केस में। तो आंसर होगा वैसे 11 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 11 ईयर्स। और इन विच ईयर, तो 2006। कैसे होगा, हम एपी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे, अब ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आप वर्ड बाय वर्ड इसको सॉल्व करेंगे, मतलब आप इसको स्टेटमेंट लिख के करेंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो समझ लो। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखते हो तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखना, फिर मत बोलना सर आपने बताई नहीं बात। देखो फर्स्ट सैलरी
फर्स्ट सैलरी जो होती है, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट सैलरी, इसको बोलेंगे ए, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो। ये कितनी है मेरी, ₹5000। सुबह राव को फर्स्ट सैलरी जो मिली थी या फर्स्ट टर्म जो अपन बोलते हैं वो मेरी है ₹5000। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट है ना, हर साल कितने रुपए बढ़ रहा है, तो मतलब इसको हम बोलते हैं एक तरह से कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। भाई पहले साल उसको सैलरी मिली 5000, अगले साल उसकी सैलरी हो जाएगी 5200, फिर 5400, 5600, है ना, तो ऐसे से 200 रुपये हर साल बढ़ रही है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया एक तरह से ये। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख देना डी, स्मॉल डी। ये कितना है, ₹200, इसके हर साल बढ़ रहे हैं। ठीक, अब लास्ट सैलरी, लास्ट सैलरी को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, nth टर्म। तो लास्ट सैलरी, लास्ट सैलरी, लास्ट सैलरी जिसको बोलते हैं nth टर्म, ठीक है, वो इसको मिल रही है 7000 रुपए। अब ये उसको 7000 कब मिलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो अपने को जो फाइंड करना है, लेट द नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू n। इसको जो नंबर ऑफ ईयर्स लग रहे हैं वो n ईयर्स में इसकी सैलरी इतनी रीच कर जाएगी। कितने ईयर्स में, n ईयर्स में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो an इक्वल टू होता क्या है सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लास्ट सैलरी कितनी मिल रही है सर, 7000 रुपये मिल रही है। फर्स्ट सैलरी इसकी कितनी थी सर, 5000 रुपये थी सर। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद इसकी सैलरी इतनी हो गई सर, पता ही नहीं सर, n है। हर साल इसकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, 200 रुपये बढ़ रही है सर। तो आपको मैंने बोला था ये 5000 एडिशन में उसको उधर माइनस में ले जाऊं, तो यहां मैं ऐसे लिखता हूं 7000 माइनस 5000। आप ऐसे कुछ बच्चे जिद करते हैं सर ब्रैकेट ब्रेक कर दिया करो। देखो ब्रैकेट मैं ब्रेक भी कर सकता हूं, मैं इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट ब्रेक नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट ब्रेक करके समझाया आपको। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। मैं ब्रैकेट ब्रेक करके भी कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मैं बिना ब्रैकेट ब्रेक करके भी सिखाना चाहता हूँ आपको, उससे टाइम कम कंज्यूम होता है ना। अब देखो पहले आपको एडिशन वाली वैल्यू उधर भेजनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एक कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम डिवाइड में भेज देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 200, तो कितना हो जाएगा 10। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10 हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या हो गया 11 ईयर्स। इसको हम ऐसे ना लिख के यूं लिख दें, n को मैं इधर लिख दूं, अगर n को मैं इधर लिख दूं तो n इक्वल टू 11 ईयर्स। ये तो नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 11, और कौन से ईयर में हो जाएगी, अगर आपको विच ईयर बोल रहा है और ये बोल रहा है इन विच ईयर, कौन से साल में, तो इन 11th ईयर भी बोल सकते हो, आफ्टर 11 ईयर्स बोलते हो, तो ऐसा लिख दो इन ईयर 2006 he will get ₹7,000 सैलरी। इन विच ईयर, मतलब n की वैल्यू 11 साल बाद, 11 आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल बाद। अब 1995 में आप 11 ऐड कर दो। आपको ये पता है 2006 कैसे मिला, क्योंकि आपने 1995 में 11 ऐड कर दिया, तो कितना मिल गया आपको 2006 ही तो मिलेगा सर। बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकली, रामकली कहां चली है, ये तो सर टंग ट्विस्ट बन गया है। अब देखो, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। देखो एक साल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वीक के अंदर रामकली ने गुल्लक के अंदर ₹5 सेव करके डाले, एंड देन इंक्रीज्ड हर सेविंग वीकली बाय 1.75 रुपीज। तो पहले वीक में उसने ₹5 डाले, अगले वीक में 1.75 और एक्स्ट्रा डाले, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया, इंक्रीज कर रही है। मतलब सेकेंड वीक में उसने डाले 6.75 रुपीज। इफ in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, तो an की वैल्यू मुझे दे रखी है,
nth वीक में उसकी जो सेविंग है। तो अपन पहले इसको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे वो सुबारा वाला क्वेश्चन था ना, सेम ही है। तो फर्स्ट वीक सेविंग, फर्स्ट, जैसे उसकी फर्स्ट सैलरी थी यहाँ पे, फर्स्ट वीक सेविंग, इसकी जो फर्स्ट वीक की जो सेविंग है इसको आप ए बोल दिया जाए। कितनी है? ₹5। ठीक है। इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन हर सेविंग, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एक तरह से, अगर मैं एपी की टर्म्स में बात करूं तो कॉमन डिफरेंस। ये डी, इसकी वैल्यू कितनी है? ये मेरी है 1.75 रुपीज़, मतलब रुपीज़ 1.75 लिख दो ऐसे, पीछे इसको करके रुपीज़ करके लिख दिया जाए। अब आगे क्या बोल रहा है? इन द nth वीक, इन द nth वीक हर सेविंग इज ₹20.75। तो आपको n निकालना है। तो nth वीक सेविंग, जो nth वीक में वो गुल्लक में पैसे डाल रही है, मान लो 10वें वीक में, 15वां नंबर के वीक में वो पैसे डाल रही है, वो 20.75 रुपीज़ डाल रही है। तो nth वीक मतलब कि an की वैल्यू होगी 20.75 और रुपीज़ है, तो मुझे इसको डेफिनेटली पीछे करना पड़ेगा और यहाँ रुपीज़ आगे लगाना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही तो है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 20.75। a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू आपने लिखी थी सर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। अब क्या किया जाए सर? अब आप वही काम कीजिए सर जो हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। आप इस वैल्यू को 5 को उधर ले जाओ, तो 20.75 माइनस 20.75 माइनस 5 और इधर की तरफ n माइनस 1 इंटू 1.75, ये कर दिया जाए। चलिए 20 में से 5 गया तो 15.75। ब्रैकेट ब्रेक करके करूं या बिना ब्रैकेट के? बिना ब्रैकेट के ही ब्रेक की अर्थ के करता हूं। आप ब्रैकेट ब्रेक करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। आप बोल रहे हो ब्रैकेट ब्रेक करके करना है, चलो ब्रैकेट ब्रेक करके कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ब्रैकेट ब्रेक करके कर लेते हैं। चलो, कुछ बच्चों की डिमांड है सर कि आप सारे क्वेश्चन बिना ब्रैकेट ब्रेक करके करवा देते हो। तो इसमें 1.75 इंटू n और ये 1.75 इंटू 1। अब माइनस की वैल्यू इधर आएगी एडिशन में, पहले 15.75 प्लस 1.75 इक्वल्स टू 1.75 इंटू n। अब इस दोनों को ऐड कर दूं तो 75 मतलब 150 हो गया, तो 50 तो पॉइंट में रह गया, 50 1 हो गया कैरी, तो 15 और एक 16 और एक कैरी 17। अब इसको ऐड करना डेसिमल को, इजीली मिल जाएगा आपको वैल्यू। ऐसे ऐड करना 15.75 1.75 ऐड करोगे तो बन जाएगा 17.5। ठीक है, जीरो भी लगा देना तो लगाओ, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या किया जाए सर? 1.75 n, अब ये डिवाइड में भेज दो सर, तो ये n यहीं रहने दिया जाए सर। 17.50 1.75। देखो ऊपर भी डेसिमल 2 प्लेस के बाद, नीचे भी डेसिमल 2 प्लेस के बाद, तो अगर मैं नीचे का डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 100 जाएगा और ऊपर का डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे भी 100 आएगा। 100 से 100 चला गया। अब ऊपर है 1750 और नीचे 175, तो कितनी बार कैंसिल आउट करेगा? 10 टाइम्स। n हो गया 10। बात समझ आ गई? कैंसिल आउट करोगे तो n हो गया 10। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं पीछे इसके जीरो नहीं लगाता तो जीरो नहीं लगाते तो ऊपर से पॉइंट हटाते नीचे 10 और नीचे पॉइंट हटाते ऊपर 100, तो एक जीरो कटता उस केस में। फिर तो आप उसको भी करके देख लेना, उसमें कोई इशू नहीं है, आंसर विल रिमेन सेम। तो 1750 को 175 से डिवाइड करोगे 10 आएगा आंसर। क्लियर है? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएँ और हमारा मोटिवेशन आपके लिए और इंक्रीज होता रहे और टाइमली आपके पास वीडियोस आते रहेंगे, इसकी हम पूरी एश्योरेंस दे रहे हैं आपको। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।